शाह इस बीच मेरे साथ जुड़ के हैं। गौरांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, आईटी पे ऑलरेडी काफ़ी चर्चा हुई है, रिपोर्ट्स भी हमने देख लिया है और ये बात स्वाभाविक है कि आईटी थोड़ा चल भी सकता है। बैक टू बैक सेकंड कंपनी है जो नंबर अपने अच्छे लेके आई है टीसीएस के बाद। सर, मेरे को आपसे बात करनी है सीमेंट पे। सीमेंट पे भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं। प्रोड्यूसर्स, आप सारी की सारी रिपोर्ट्स का जो पूरा एक टेबल बना हुआ है वो फायर कर देना। गौरांग सर, सीमेंट को होल्ड करके रखना चाहिए, ये भी अच्छा प्ले है। इसके अंदर आपको पता है लास्ट क्वार्टर में एक्विजिशंस के लेकर बहुत बज़ हुआ है मार्केट के अंदर और आगे भी हो सकते हैं। धन्यवाद डिम्पी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। निर्माण कार्य केंद्रीय सरकार भी करेगी, राज्य सरकार भी करेगी। रियल एस्टेट सेक्टर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और उसके साथ साथ क्षमता विस्तार योजना, ये सभी समीकरण अगर सामने रखता हूँ डिम्पी, तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है आपका और अगर आपका निवेश है सक्षम और मजबूत दिग्गज और मझौली कंपनियों में, तो हमारा मानना है कि पहले तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बिकवाली की सोच करके। दूसरी बात, जो लागत खर्च को लेकर के दबाव था शुद्ध मुनाफे में, वो अब दूर हो चुका है और अनुमान हम ये लगा रहे हैं कि पूर्ण भारतवर्ष में जो सीमेंट की बोरियों के दाम है वो धीरे धीरे करके ऊपर जाने की भी संभावना हमें लग रही है। और जिस प्रकार से बारिश के मौसम में भी निरंतर सीमेंट की बोरियों का आवागमन होता है, वो हर साल बारिश के मौसम में ऊपर की तरफ का आंकड़ा हम देखते हैं। पहले लोग अनुमान ये लगा रहे थे कि बारिश के मौसम में निर्माण कार्य ठप हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी ने भी काफी कुछ योगदान दिया है इस क्षेत्र को। तो जल्दबाजी करके डिम्पी निकलने की राय बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, यानी कि आप बने रहें और आपको थोड़ा सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। कुछ कैंडिडेट सीमेंट में ऐसे भी हैं जिनको एक्वायर किया जाएगा, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनको एक्वायर होना है। ठीक है, तो आप दोनों चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, लेने वाले और बेचने वाले दोनों कंपनीज पे। बट सीमेंट में रहिए और कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो में बना के पोजीशन ज़रूर। पर मैं वापस आपके पास आऊँगा और एक ऐसी थीम के साथ जिसको लोग थोड़ा अमूमन सिन गुड्स के तौर पर काउंट करते हैं, बट अच्छा पैसा यहाँ से भी बन सकता है। वो है लिकर वाली कंपनीज, यूबीएल, यूएसएल, रेडिको, जीएम। आप इन सब के जिनके भी नंबर आए हैं उन सब के नंबर्स चेक कीजिए, जिनके नंबर्स नहीं आए हैं पुराना वाला भी चेक करेंगे ना तो आपको ग्रोथ दिखेगी। और फिर थोड़ा प्राइस एक्शन भी अच्छा हुआ है, थोड़ा कंसोलिडेट करके चलने भी लगे हैं। एक बार आपका टेक चाहिए, से मान लो मैं अपने टोटल पोर्टफोलियो में से 5 से 10% इनको जगह दे सकता हूँ। से मान लो एग्जाम्पल बताता हूँ, चलो 10 लाख है तो क्या 1 लाख का बाल मैं लिकर वाली कंपनीज के नाम पर डाल के छोड़ दूँ क्या सर? ये प्रश्न मेरे लिए है डिम्पी जी? बिल्कुल सर, आपके लिए है सर, बिल्कुल आपके लिए है सर। तो मेरे ख्याल से डिम्पी देखिए, पहले तो खपत और सेवन को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। जो भी प्रोडक्ट ये कंपनियां बनाती है और हमें लग रहा है कि सिवाय राज्य स्तर पर पाबंदी लगने से कुछ अनिश्चितता का वातावरण होता है कुछ कंपनियों पर, जहां पर वो मार्केट शेयर उनका उस पर ज्यादा केंद्रित होता है। पहली बात। दूसरी बात, करों को लेकर के जो कर लगती है, इसके ऊपर टैक्स लगता है हाई स्पिरिट बेवरेजेस के ऊपर, अ, उस पर अगर ज्यादा छेड़खानी ना की जाए तो मेरे ख्याल से अनिवार्य होगा। और तीसरे तरफ मेरा ये भी मानना है कि निरंतर आपको धीरे धीरे करके यहाँ पर भी दाम में बढ़ोतरी होती है। एक कंपनी जो हमारी खरीदारी की सूची में है इस क्षेत्र में, वो है यूनाइटेड बेवरेजेस। ये बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। ठीक है, आप यूबीएल यूनाइटेड ब्रूअरीज पे कह रहे हैं ना, यूबीएल पे। ठीक है सर, यूबीएल हमने भी नोटिस कर रखा है। एक्चुअली मेरी भी लिस्ट में सबसे फेवरेट काउंटर यही था यूबीएल का। मेरे को लग रहा है कि अच्छा चल सकता है। पिछले 6 महीने में जो 12% चला है उसका आप 6 महीने के भी 3 हिस्से तोड़ के देखो आप, तो आपको पहले वाले हिस्से में कुछ नहीं दिखेगा, बीच वाले हिस्से में कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन लास्ट के जो 2 महीने हैं ना उसके अंदर एक्चुअली में गेन आया है। तो लास्ट के 2 मंथ के अंदर टोटल गेन 12 में से 11% का गेन तो लास्ट के 2-3 महीने में ही आया। अब ये चलना शुरू है, बड़े ब्रेकआउट वाले शेयर हैं। ज़रूर पूछेगा अपने वित्तीय सलाहकारों से अगर आप इसके बारे में राय समझना चाहते हैं तो। फार्मा को लेकर बहुत ढेर सारी खबरें हैं और
ज़्यादातर तो यूएसएफडीए से रिलेटेड है, लेकिन अरविंदो फार्मा की बात करें तो ये कंपनी 18 जुलाई को बायबैक पर विचार करेगी। अच्छा, ये इनका पहला बायबैक होगा। अगर हम शेयर की चाल की बात करें तो निफ्टी फार्मा को भी इसने बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है शेयर ने, और हाल फिलहाल भी अगर आप देखेंगे तो बड़े डिसेंट सी चाल रही है। गौरांग सर, आपसे जानना चाहेंगे फार्मा स्पेस में क्या अरविंदो फार्मा पर दांव लगाएं? क्या निवेश के लिए भी ये बेहतरीन शेयर है आपकी नजर में? तो अभिषेक, कुछ मझौली मझौली दिग्गज कंपनियां फार्मा क्षेत्र में हमें काफी अच्छी लगती है, और ये बायबैक को लेकर के मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कभी भी बायबैक के लेकर के ये राय नहीं देता हूं कि आपको बायबैक में शेयर कंपनी को वापस देने चाहिए। ये सिर्फ ऑरबिंदो नहीं, किसी भी सक्षम और मजबूत कंपनी पर मैं ये राय देता हूँ। नतीजों के आधार पर हमें लग रहा है कि ऑरबिंदो फार्मा, नैटको फार्मा, जाइडस लाइफ, जाइडस वेलनेस, ये कुछ मझौली फार्मा क्षेत्र की कंपनियां हैं जहां पर खरीदारी की राय है। और पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से कुछ कंपनियों पर अमेरिका यूएस एफडीए के तरफ से कुछ अनुमति मिलने के कारण भी सकारात्मक रुझान देखने मिला था। और अगर बाजार में थोड़ी अनिश्चितता का वातावरण होता है, तभी भी आईटी और फार्मा दो ऐसे क्षेत्र है जहां पर थोड़ी बहुत सुरक्षित जगह महसूस करते हैं लोग। तो लंबी अवधि के लिए अरबिंदो फार्मा पर खरीदारी की राय। ठीक है, नंबर्स आ रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस आपको जगा रहे हैं कि इनमें बने रहना चाहिए अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल? देखिए डिम्पी जी, मेरे ख्याल से पिछले 2 साल से लोग आपको ये हिदायत दे रहे थे कि आईटी क्षेत्र से दूर रहे, क्योंकि बजट कट्स हो रहा था, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में कटौती हो रही थी। बड़े क्लाइंट्स ऑर्डर जो पहले जिस तरीके से दे रहे थे, वहां पर धीमापन था। और आईटी मैनेजमेंट ने जब भी नतीजे दिए थे पिछले 2 सालों में, तो अपनी टिप्पणियां भी काफी सीमित दायरे में करी थी। अब की बार जो हमने नतीजे देखे टीसीएस के और एचसीएल टेक के, और हमारे यहाँ पर यानी कि जियोजित में जो मानता रही थी पिछले 2 साल से, हम कह रहे थे कि भाई सुधार होगा, समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको आईटी क्षेत्र को पूरा ही परे रख देना चाहिए या दूर रख देना चाहिए, या फिर आपका निवेश है तो वहां से निकाल दीजिए। हालांकि हमने, जब लोग दूर रहने की राय दे रहे थे, तो हमने जोड़ने की भी राय दी थी जब निचला स्तर था। ये जो नतीजे देखे हैं, हम अनुमान ये लगा रहे हैं कि दूसरी तिमाही के बाद इस वित्तीय वर्ष में आपको सुधार की गति में और तीव्रता नजर आएगी। और री-रेटिंग की तो बात अब हो ही रही है, और मैं अनुमान करता हूं कि जो थोड़े बहुत काले बादल छाए हुए थे आईटी क्षेत्र पर नतीजों को लेकर के, वो अब छट रहे हैं धीरे धीरे करके। आईटी स्टॉक्स को लेकर ये व्यू, एक राय जरा आपसे गौरांग सर, अच्छा आप ही दीजिए इस पर राय। वो है वोडाफोन आइडिया का शेयर। खबर ये आई थी कि प्रेफरेंशियल इशू करने जा रही है ये एरिक्सन को, नोकिया को। 16 रुपए का भाव है। आप जरा ये बताइए सर कि चूंकि बाजार में जब ढेर सारे विकल्प हैं, वोडाफोन आइडिया में उम्मीद के अलावा दूसरी चीज कौन सी है जो आपको सही लग रही है? एक उम्मीद ही उम्मीद है। हाल फिलहाल तो उम्मीद ही नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से भारी मात्रा में डेट है इनके पास। लेकिन हृदय और मन परिवर्तन हुआ है। ये हमने पहले भी हमारे ही चैनल 18 स्वदेश पर टिप्पणी करी थी वोडाफोन आइडिया को लेकर के। पहले तो परे रहने की, दूर रहने की बात कर रहे थे, और अब 11 रुपए में जब एफपीओ आया था अभिषेक, तो हमने एफपीओ में लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी, और उसी एफपीओ को आधार बना करके हमने वोडाफोन आइडिया में भी बने रहने की राय दी है। जिस प्रकार से इन्होंने पूंजी जुटाई है, और जिस प्रकार से योजना है आने वाले भविष्य में पूंजी जुटाने की, हमें लग रहा है कि सुधार होने की पूरी पूरी संभावना है, लेकिन बहुत समय लगेगा। दूसरी बात, 5G को लेकर के भी अब मैनेजमेंट ने टिप्पणियां दी है कि ये कामकाज शुरू कर देंगे, और अनुमान तो यही है कि शायद सुधार आपको आने वाले साल 2 साल में बेहतरी के लिए दिखाई दे। और अनिवार्य ये भी होगा अभिषेक के, हमारे जैसे देश में, भारत देश में सिर्फ 2 कंपनी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर में हो, ये अनिवार्य नहीं है, ड्यूपॉली अनिवार्य नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि परिस्थिति सुधरने के बाद शायद शेयर के दाम में भी आपको सुधार आते हुए दिखेगा।
ढेर सारे हैं, उम्मीदें भी ढेर सारी हैं, कुछ कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो अगर आपने तेजी की कॉल कनेक्ट की है वोडाफोन आइडिया में तो उसको होल्ड पर रखिएगा, उसको कट मत कीजिएगा। ये सलाह आपके लिए गौरांग सर की तरफ से। पर गौरांग जी, अगर मैं आपसे कुछ सरकारी काउंटर्स पे राय लूं, तो जितनी भी ऑयल एंड गैस से जुड़ी कंपनीज हैं उनमें फिर से एक बार मोमेंटम आ रहा है। गौरांग जी, क्या यहाँ पे कुछ चेंज होता हुआ आप देख रहे हैं? खास तौर से ओएनजीसी कई समय से जो है अच्छा मोमेंटम में दिखा रहा है, यहाँ पे आपकी क्या टिप्पणी होगी? सृष्टि, शायद थोड़ा बहुत अनुमान बजट को लेकर के भी जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज है वहां पर लोगों की नजर है। ओएनजीसी और गेल दोनों पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है, और उसके साथ साथ जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, इन तीनों पर भी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। गुरांग सर भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। गुरांग सर, एक शेयर ना हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था, एक्चुअली में उसमें फंडामेंटल व्यू पॉइंट अगर आप दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। वो था सर कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स का। सर वजह बहुत साफ थी, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उस आर्टिकल में सिर्फ ये बताया गया कि भाई ये जो कंपनीज़ हैं ना वो कवच और इस तरह की एंटी कोलिजन डिवाइसेस कुछ बनाती है। और आपको पता है पिछले 1.5-2 महीने के अंदर रेलवेज़ को लेकर अगर कोई अच्छी खबर आई है नहीं आई मेरे को पता नहीं, बट बुरी खबरों का अंबार लगा। तो शायद इस बार के बजट के अंदर इसी पर्टिकुलर थीम को लेकर बहुत काम किया जाएगा। एक बार जरा कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम दिखाइए, 1000 करोड़ से कम की कंपनी, बट बिजनेस काफ़ी अच्छा है। मैंने इसका सारा बिजनेस चेक किया हुआ है। सर आपको लगता है कि ये शेयर ठीक है, ये चल सकता है? 445 रुपये के आसपास का शेयर चल रहा है आज। बुनियादी तौर पर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कंपनी सक्षम है। और ये पूरा जो रेल दुर्घटना से जुड़ी हुई परिस्थितियां पिछले कुछ महीनों में हुई है डिम्पी, और पहले से भी सरकार के तरफ से और रेल मंत्रालय के तरफ से प्रयास किया गया था कि हर महीने प्रति किलोमीटर में जो कवच के अंदर कवर करना था नेटवर्क, वो हो नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ जो कामकाज कवच को लेकर के हो रहा था वहां पर भी बहुत धीमी गति थी। और दुर्भाग्यपूर्ण ये जो कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं ट्रेनों को लेकर के, अब वो प्रयास जो है कवच के अंदर ज्यादा से ज्यादा काम करने की शुरुआत हो गई है। और हम, आपका भी अंदाजा सही है और हमारा भी अंदाजा यही है कि इस बारी जो बजट होगा वहां पर रेलवे क्षेत्र और कवच से जुड़ी हुई कुछ बहुत बड़ी नीतियों में बदलाव होने की पूरी संभावना है। और अगर ऐसा होता है डिम्पी, तो साफ जाहिर है कि जो भी कंपनियां इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है उनको बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर आ सकते हैं और ऑर्डर फिर परिवर्तन हो गए टॉप लाइन और बॉटम लाइन, यानी कि शुद्ध मुनाफे में। तो कंपनी अच्छी है और काम का भी अच्छा हो रहा है इसका। ओके ठीक है गुरांग सर, हम नोटिस अवेयर है। और मैं सर बताऊं क्या, इस बार ना रेलवे को लेकर मेरे को नहीं पता कि मॉडर्नाइजेशन को लेकर क्या बोला जाएगा, लेकिन ये बात तय है कि इस बार उसकी सेफ्टी को लेकर बहुत कुछ बोला जाएगा। ये बात तो कोई भी बच्चा भी बता सकता है कि भाई सेफ्टी को लेकर इस बार जरूर बोला जाएगा। और सेफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपनी मेरे को इस समय नजर आ रही है वो एक कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स ही है। कर्नेक्स की बात करें, मतलब ये तो मल्टी बैगर भी साबित हुई ये कंपनी, मतलब बहुत सॉलिड कंपनी है। और अगर आप पिछले 3 साल में देखेंगे तो 3 साल से लगातार लोगों के जो पैसे हैं वो डबल करके दिखाए हैं। 100% के रिटर्न लगातार 3 साल से आए हैं कर्नेक्स में। तो आई होप कि इस बार का जो एंटी कोलिजन डिवाइसेस है उसको लेकर जो बात निकल के आएगी उसके बाद से शेयर अच्छा हो सकता है। बट मैं फिर से रिपीट करूंगा, अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के आप काम कीजिएगा। हम सिर्फ आपके सामने पॉइंट्स जो नोटिस हो रहे हैं गेस्ट से पूछ के आपके सामने रखते हैं। ट्रेड लेना ना लेना ये आपका निजी फैसला, और अगर आप ले भी रहे हैं तो वित्तीय सलाहकारों को जरूर नोटिस में करवा दें कि भाई ये काम हो रहा है। ठीक जी गुरांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। कोई स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी जी, आपका और अभिषेक जी का और सृष्टि जी का। जो भी शेयर के बारे में चर्चा करी है और राय दी है हमने आपके सामने, वहां पर हमारा कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।